हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब तेजल गुप्ता। आज के हम इस वीडियो के अंदर आपको पादप हार्मोन का जो मेन टॉपिक है वह है एथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड। एथिलीन जो कि एक गैसीय पादप हार्मोन है, प्रदूषक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, ये गैसीय पादप हार्मोन है जिसका मुख्य कार्य होता है कच्चे फलों को पकाने में। मार्केट के अंदर जो कच्चे फल आते हैं, केला, पपीता, अमरूद और चीकू वगैरह है, इनको पकाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो होता है एथिलीन। एथिलीन के स्थान पर आजकल जो रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं वो होता है इथाफोन। ठीक है, इथाफोन के बारे में हम देखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CEPA, क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड। इस पदार्थ के द्वारा एथिलीन गैस प्रोड्यूस होती है और एथिलीन गैस के कारण कच्चे फलों को आसानी से पकाया जा सकता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो एथिलीन का उपयोग किया जाता है, ऐसे फल क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लाइमेट्रिक फल, अर्थात एथिलीन के द्वारा पकाए हुए फलों को क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। तो ये एक प्रदूषक गैस है। ठीक है, नेल जुमो जो साइंटिस्ट था 1921 के अंदर, इसने प्रदर्शित किया कि एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पादपों की जड़ों में अनुवर्तन गति को प्रेरित करता है, अर्थात जड़ें जल की ओर आसानी से मुड़ करके वृद्धि करती हैं, तो वो कहलाता है जलानुवर्तन गति। तो ये अनुवर्तन गति को प्रेरित करता है, जबकि गैनी ने ये सिद्ध किया था कि ये कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। और ऐसे फल क्या कहलाते हैं? क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। इसके मुख्य कार्य आप देख सकते हैं, फलों के परिपक्वन में, जीर्णता और विलगन को प्रेरित करने में। जीर्णता का मतलब होता है पादप के जो अंग होते हैं, फल, फूल, पत्ती आदि, इनको तोड़ने में इसका मुख्य योगदान होता है। विलगन का मतलब होता है कोशिकाओं के अपघटन से ऊतक का निर्माण होना, जिसके कारण फल और पुष्प, पत्तियां आसानी से गिर जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एक प्रकार का वृद्धिरोधी हार्मोन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जड़ों की वृद्धि को अवरुद्ध करता है। जो मुख्य मूल होती है उसकी वृद्धि को तो ये अवरुद्ध करता है, लेकिन मूल के परिपक्वन क्षेत्र में निकलने वाली जो मूल रोम होती है उनके विकास को ये प्रेरित करता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये पुष्पीकरण को भी प्रेरित करता है, जैसे कि पाइनएप्पल के अंदर ये नर पुष्पों की संख्या को कम करके और मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे कि अधिक से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। यहाँ पर देखिए, हमने बोला था एथिलीन के स्थान पर आजकल व्यावसायिक रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए इथाफोन नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है क्लोरोएथिल फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके द्वारा पकाए हुए जो फल होते हैं वो क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। क्लाइमेट्रिक फलों के अंदर रंग, उसकी गंध यानी सुगंध, ठीक है, रंग, सुगंध और उसका स्वाद, ये तीनों की तीनों एक प्राकृतिक फल के समान ही होते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप देखेंगे एब्सिसिक अम्ल जो कि वृद्धिरोधी हार्मोन होता है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले कॉर्नस और एडिकोट जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1913 में कपास, जो कि मालवेसी कुल का सदस्य है, कपास की पुष्प कलिकाओं से एक ऐसे वृद्धिरोधी हार्मोन को पृथक किया जिसका नाम रखा था एब्सिसिन। क्या नाम रखा था? एब्सिसिन नाम रखा था। जबकि बेयरिंग ने एसर की पत्तियों से भी एक ऐसे ही पदार्थ जो कि वृद्धि को रोकने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ को पृथक किया जिसका नाम रखा था डोरमिन। लेकिन बाद में ये देखा कि डोरमिन और एब्सिसिन ये दोनों ही एक जैसे कार्य करते हैं, अतः इसके दोनों को एक ही नाम से पुकारा गया और वो था एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल की जो खोज का श्रेय जाता है वो एडिकोट को जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके कार्यों की बात करें अपन, तो ये एलडीपी पादपों में पुष्पन को रोकता है। एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे पादप, ऐसे पादप जिन्हें पुष्पन और फलन के लिए 10 से 12 घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो लॉन्ग डे पादप कहलाते हैं, दीर्घ दिवसकाली पौधे कहलाते हैं। और ऐसे पादपों में पुष्पन क्रिया को ये क्या करता है? रोकता है। पत्ती, बीज आदि की प्रसुप्ति को बढ़ाता है। प्रसुप्ति का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था। क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था, अर्थात बीज, फल और पत्ती, इनकी निष्क्रियता को बढ़ाता है। बीजों के अंकुरण का ये विरोध करता है। ठीक है,
इस तरीके से अपन देख सकते हैं साइटोकाइनिन जो कि कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करेगा और ऑक्सिन जो वृद्धि को प्रेरित करता है, इन दोनों हार्मोन्स का ये क्या करेगा, विरोध। साइटोकाइनिन जिसके कारण सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन का विरोध करेगा, ऑक्सिन जो वृद्धि को प्रेरित करता है तो वृद्धि को अवरुद्ध करेगा। बीजों में ये अल्फा एमाइलेज के निर्माण को रोकता है, बीजों के अंदर ये अल्फा एमाइलेज के निर्माण को रोकता है, जिसके फलस्वरूप बीजांकुरण की क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा इस ABA हार्मोन को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ABA हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है जैसे जल की कमी, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पादप की सुरक्षा करता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति जैसे जल की कमी, अर्थात गर्मियों के समय जल की कमी होने पर इसकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, उन द्वार कोशिकाओं में कैरोटिनॉइड के अपघटन से एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है। ABA एब्सिसिन का निर्माण होता है जो रंध्रों को बंद करने का कार्य करते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोका जा सके। ठीक है, इस प्रकार ये जो पादप हार्मोन है एथिलीन और गैसीय पादप हार्मोन, इसके अलावा ABA एब्सिसिक अम्ल, ये कंप्लीट हुए। इसके बाद हम पढ़ते हैं दीप्तिकालिता क्या होती है। तो दीप्तिकालिता क्या होती है, हम ये जानते हैं कि पादपों में जो वृद्धि है, विकास है, पुष्पन क्रिया है, इन तीनों ही घटनाओं पर तापमान का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तापमान में जो परिवर्तन होता है, तापमान की जो अलग अलग अवधि होती है, प्रकाश की जो अलग अलग अवधि होती है, इन सभी का पादपों की वृद्धि, विकास और पुष्पन क्रिया पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अतः इस जो पादपों की वृद्धि और विकास की घटना को जो टेम्परेचर, प्रकाश की जो अवधि है, अलग अलग है, अंतराल है, ये जितना प्रभावित करता है उस काल को हम बोलते हैं दीप्ति काल। और इस काल के प्रति पादप जो रिएक्शन दर्शाते हैं, अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उस अनुक्रिया को हम बोलते हैं दीप्तिकालिता। तो आप ये देखिए, दीप्तिकालिता जो शब्द है 1920 के अंदर गार्नर और एलार्ड ने दिया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि दिन की वह लंबाई या प्रकाश की जो अवधि है वो पादपों की वृद्धि, विकास और पुष्पन क्रिया पर जो प्रभाव डालती है, उस अवधि को हम कहते हैं दीप्तिकाल। और इस दीप्तिकाल के प्रति पादपों में जो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उस अनुक्रिया को हम कहते हैं दीप्तिकालिता। जबकि हिलमैन ने यह बताया था कि प्रकाश और अंधकार की जो अवधि का जो अंतराल है वो पादपों में पुष्पन क्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और इसी अंतराल को हम क्या कह सकते हैं, दीप्तिकालिता। किसने कहा था, ये हिलमैन ने। अब आप ये देखिए, प्रकाश की जो अवधि है जो पादपों को किस प्रकार प्रभावित करती है, उसके आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं। यहां देखिए आप, सबसे पहला आता है LDP। LDP की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है दीर्घ दिवसीकाली पौधे। इसका मतलब ऐसे पादप जिन्हें पुष्पन, वृद्धि, विकास, फलन आदि के लिए क्रांतिक प्रकाश अवधि, क्रांतिक दीप्तिकाल जो 8 से 10 घंटे का होता है, उससे अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, सतत प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि इससे कम प्रकाश इनको मिलता है तो पादपों में पुष्पन क्रिया प्रभावित होगी, अर्थात नहीं होगी। लगातार यदि सतत प्रकाश इनको मिलता है, ठीक है, इस कारण इसको LDP अर्थात इनको अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, या ये कह सकते हैं इनको कम प्रकाश की, कम अंधेरे की आवश्यकता होती है। अतः इनको हम SNP अर्थात शॉर्ट नाइट प्लांट, अल्प रात्रि पादप कह सकते हैं। लगातार जब इनको प्रकाश मिलता रहता है, यदि उस सतत प्रकाश की अवधि को हम अंधेरा देकर आसानी से तोड़ सकते हैं, और तोड़ करके पुष्पन क्रिया का हम विरोध कर सकते हैं। इसका मतलब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, LDP पादपों को सतत प्रकाश जब मिल रहा होता है तो उस समय यदि अंधेरा उनको दे दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, इसका मतलब उनमें पुष्पन नहीं होगा। तो ऐसे पादप उदाहरण जैसे कि मूली, चुकंदर, बाजरा, पालक, गेहूं, आलू, गाजर, ये सब के सब LDP पादप होते हैं। दूसरा हम ये बात करें SDP। SDP का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवसीकाली पादप। लघु का मतलब होता है कम, इसका मतलब इनको दिन की अधिक लंबाई की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कम लंबाई की आवश्यकता होती है। दिन कम होगा तो प्रकाश की अवधि भी कम होगी, अर्थात ऐसे पादप जिन्हें अंधेरे की अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात प्रकाश की आवश्यकता कम होती है, तो इनको बोल सकते हैं अपन लघु दिवसीकाली पादप, या इनको प्रकाश की
अंधेरे की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो ये कहलाते हैं LNP अर्थात लॉन्ग नाइट प्लांट। जब इनको अंधेरा आवश्यक ज़्यादा होता है तो हम उनको प्रकाश पुंज, बीच में यदि प्रकाश पुंज दे दें तो पुष्पन क्रिया को हम आसानी से रोक सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल जैसे कि सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, शकरकंद, स्ट्रॉबेरी आदि। तो यहां पर हमने लिखा अंधेरा एक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा? अंधेरा एक महत्वपूर्ण कारक है, अतः इसे प्रकाश पुंज देकर आसानी से तोड़ सकते हैं जिससे पुष्पन क्रिया को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर अंधेरा जो होता है उसको प्रकाश पुंज के द्वारा रोक करके हम पुष्पन क्रिया को रोक सकते हैं। ठीक है, इसी तरीका से कुछ आते हैं NDP पादप, न्यूट्रल डे प्लांट, उदासीन दीप्तिकाली पादप। उदासीन का मतलब होता है कुछ ऐसे पादप होते हैं जिन पर प्रकाश की जो अवधि होती है उस अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उनको दिन की अधिक लंबाई हो या दिन की कम लंबाई हो या फिर प्रकाश ज़्यादा हो या प्रकाश कम हो, कोई कारक इनको ऊपर प्रभावित नहीं करतेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के प्रकाश अवधि पर अर्थात दीप्ति काल में ये अपनी पुष्पन क्रिया को आसानी से कर सकते हैं। तो वो कहलाते हैं NDP पादप, जैसे कि टमाटर, कपास, मक्का, मिर्च, सूरजमुखी आदि। ठीक है, अब आप देखिए दीप्ति काल प्रेरण स्थल क्या होता है। दीप्ति काल का मतलब प्रकाश जो संवेदी है, प्रकाश संवेदी कारक है, इस कारक को पादप का कौन सा भाग ग्रहण करेगा। तो पादप का जो भाग है जैसे कि कलिकाएं और पत्तियां, हम लिख सकते हैं लीफ और बड यानी कि कलिकाएं, ये ऐसे भाग हैं जो प्रकाश संवेदी कारक को ग्रहण करते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चेलिया खान। चेलिया खान ने यह बताया था कि प्रकाश संवेदी कारक अर्थात दीप्ति काल को केवल एक पत्ती, एक लीफ ही ग्रहण करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुरानी पत्ती अर्थात जीर्ण जो लीफ होती है, इन पुरानी पत्ती विलगन पत्तियों में प्रकाश संवेदी कारक को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। तो कौन ग्रहण करता है इनमें? पत्तियां और कलिकाएं, बड। लेकिन ये जो कारक है, प्रकाश संवेदी जो कारक है, ये कारक पत्तियों से भोजन के रूप में, भोजन फ्लोएम के माध्यम से पुष्प कलिकाओं में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश संवेदी कारक का जो संचरण है पत्तियों से पुष्प कलिकाओं तक आसानी से हो जाता है, जिसके कारण प्रेरण से पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो चेलिया खान नामक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने पादपों में पुष्पीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारक है जिसका नाम दिया, उत्तरदायी जो हार्मोन है जिसका नाम दिया था फ्लोरिजन, उस फ्लोरिजन की खोज की, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से पृथक नहीं कर पाया। तो पृथक नहीं कर पाने के कारण इस फ्लोरिजन को बाद में काल्पनिक हार्मोन का नाम दिया गया। किसका? काल्पनिक हार्मोन का नाम। अब आप ये देखिए जो दीप्तिकालिता की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो क्या होती है। ठीक है, तो सन 1950 में दो साइंटिस्ट थे, बॉर्थविक और हेंड्रिक्स ने पुष्पीकरण के लिए उत्तरदायी प्रकाश संवेदी जो वर्णक है उसकी खोज की थी। ठीक है, बटलर ने उसका नाम दिया था और वो नाम था फाइटोक्रोम। कौन सा? प्रकाश संवेदी वर्णक जो पत्तियों में उपस्थित होता है जिसका नाम दिया था फाइटोक्रोम, जो कि चमकीला नीला पीला वर्णक है। ठीक है, ये जो वर्णक दो रूपों में प्रेजेंट होता है, एक PR जो कि विलोइस होता है, ये फाइटोक्रोम रेड कहलाता है, P4 फाइटोक्रोम, R4 रेड। ठीक है, जबकि PFR जो कि येलोइस होता है, ये फाइटोक्रोम 4 रेड कहलाता है, सुदूर लाल कहलाता है। अब इसकी आप क्रियाविधि देखिए। ध्यान से समझो इस टॉपिक को। दीप्तिकालिकता की जो क्रियाविधि है जिसके अंदर फाइटोक्रोम का जो योगदान है, हम ये जानते हैं कि जो फाइटोक्रोम है वो दो रूपों में उपस्थित होता है, एक PR और दूसरा
पी एफ आर, ये दोनों ही एक दूसरे में अंतर परिवर्तनीय होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब आप ये देखिए, जब दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में पी एफ आर में चेंज हो जाता है, ठीक है, कब? प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन जब अंधेरा होता है ये पी एफ आर वापस पी आर में चेंज हो जाता है, कब? अंधेरे के समय, ठीक है। पी एफ आर में जब बदलता है तो ये लगभग 660 नैनोमीटर प्रकाश की अवधि को ऑब्जर्व करता है, प्रकाश की तरंगों को अवशोषित करता है, जबकि पी एफ आर लगभग 740 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं उन्हें ये अवशोषित करता है, ठीक है। अब ये देखिए, पी आर कब आया? बना ये रात्रि के समय। इसका मतलब पी आर कब सक्रिय होता है? रात्रि के समय सक्रिय होता है। हम लिख सकते हैं ये रात्रि के समय सक्रिय है, जबकि पी एफ आर ये दिन के समय सक्रिय होता है, दिन के समय सक्रिय, ठीक है। रात्रि के समय ये सक्रिय होता है, इसका मतलब ये पी आर जो एसडीपी प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स में क्या करेगा? पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। रात्रि के समय प्रकाश कम मिलेगा, तो कम मिलता है तो वो कौन सा रहेगा? एसडीपी पादप। कौन से? एसडीपी पादपों में ये पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। यानी कि उनको क्या चाहिए? रात्रि के समय सक्रिय होता है, उस समय इनको प्रकाश की जो आवश्यकता वो कम होती है, और प्रकाश की आवश्यकता किन पादपों को होगी? एसडीपी पादपों को। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पी आर जो एलडीपी पादप होते हैं, इन एलडीपी पादपों में पुष्पन क्रिया का विरोध करता है। एलडीपी पादपों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अधिक प्रकाश कब मिलेगा? दिन के समय, जबकि ये सक्रिय कब होता है? रात्रि के समय। तो ये रात्रि के समय पी आर एलडीपी पादपों में पुष्पन का विरोध करेगा। अतः जैसे ही दिन का समय आता है तुरंत ये प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तुरंत किसको? 680 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके पी एफ आर में बदल जाता है, और पी एफ आर क्या करेगा? जो एलडीपी पादप होते हैं में पुष्पन को प्रेरित करता है, या हम इसको ये कह सकते हैं, ये एसडीपी जो प्लांट्स होते हैं में, इन पादपों में पुष्पन का विरोध करता है। इसका मतलब हुआ कि पी आर रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव होता है, और पी एफ आर दिन के समय ज़्यादा सक्रिय होता है। ये दोनों ही एक दूसरे में, दोनों ही जो रूप है पिगमेंट्स के, फाइटोक्रोम के, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, और ये अपनी अपनी क्रियाविधि को कंप्लीट करते हैं। अर्थात दिन के समय पी एफ आर सक्रिय होकर के ये एलडीपी पादपों में पुष्पन को प्रेरित करेगा, जबकि पी आर रात्रि के समय सक्रिय होकर के एसडीपी पादपों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये जो दीप्ति कालिका का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपका आसानी से समझ में